जय हिंद प्यारे साथियों। एक बार फिर से आपके सामने एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर प्रैक्टिस सेट नंबर 17 आए हुए हैं। आप उम्मीद करते होंगे कि आपने लगातार 16 टेस्टों को बनाया होगा, अपनी रफ में कलम और पेन लेकर के बढ़िया से अपनी तैयारी को मजबूत कर रहे होंगे। उम्मीद करते हैं कि आप एकदम स्वस्थ मस्त और जबरदस्त तैयारी कर रहे होंगे। ग्राउंड में भी लगातार अपनी मेहनत आप कर रहे होंगे और उसी साथ साथ आप अपनी पढ़ाई को भी मजबूत करते रहेंगे, क्योंकि समय आपको कम मिलेगा। बढ़ती आपकी सितंबर लास्ट तक हो सकता है आपको देखने को मिल जाए, तो वही अक्टूबर नवंबर में आपका फिजिकल और फिर उसके 1-2 महीने बाद आपका एग्जाम हो जाएगा। तो एग्जाम की तैयारी को मजबूत करने के लिए डेली एक प्रैक्टिस लेकर हम अपने चैनल आर्मी स्टडी हब पर आते हैं। तो डेली आप इस प्रैक्टिस सेट को बनाएंगे, आपके नंबर बढ़िया आएंगे, डेली इंप्रूव होगा। प्रैक्टिस सेट के लेवल को भी हम डे बाय डे चेंज करते रहते हैं कि एग्जाम के पैटर्न पे ही बना रहे। तो आइए हम और आप मिलकर फिर एक बार पूरी ऊर्जा के साथ एक नए प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, और क्वेश्चन नंबर 17 का पहला क्वेश्चन है, एक कर्मचारी के वेतन में लगातार 2 वर्षों तक प्रत्येक वर्ष 5% की वृद्धि होती है। लगातार कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है बेटा? 5% की वृद्धि होती है। तो कुल प्रतिशत वृद्धि क्या होगी? मतलब लगातार 2 बार 5% और 5% बढ़ा हुआ है। तो 2 तरीके हैं करने के, तो बहुत सारे तरीके। आप 100 मान के भी इसको कर सकते हैं कि 100 से कितना ज्यादा हो गया, वहां से भी आंसर आ जाएगा। या मैंने आपको एक सक्सेसिव जो लगता है, जो मैंने बताया था कि a प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटा 100, ये अगर आप लगा दें तो भी बन जाएगा, ये इससे भी बन जाएगा। ए मतलब पहला वाला भी 5% है, दूसरा वाला भी 5%, 5% ही 2 बार लगातार बढ़ रहा है। तो पहला 5% प्लस दूसरा 5%, और यहाँ 5 और 5 का गुणा हो जाए कितना आ जाएगा? 25 बटे कितना हो जाएगा? 100। ये 5 5 कितना हो जाएगा भैया? 10%। प्लस अगर इस 100 में दशमलव में जीरो हटाऊंगा तो ऊपर 2 अंक बाद क्या चला जाएगा? दशमलव, दशमलव 25 आ गया। और 100 में 10 में आप 0.25 जोड़ेंगे तो 10.25% आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे बी पर लिखा हुआ है, 10.25%। इसको हम 100 से भी बना सकते हैं बेटा, 100 से भी बन सकता है। एक तरीका मैंने आपको और सिखाया था कि इस सवाल को हम डायरेक्ट कैसे बना सकते हैं। डायरेक्ट के लिए कुछ चीजें आप इसी चीज को हम सक्सेसिव को ही डायरेक्ट हम ऐसे सीखते हैं। ध्यान से समझिएगा बेटा, यहाँ बोर्ड पे लिख रहा हूं आपको। कभी मैंने बताया था कि अगर सेम परसेंटेज 2 बार बढ़ रहा है या कोई भी अलग अलग परसेंट हो तो भी लग जाएगा, ऐसा नहीं है। 5% है, 2 बार 5%, 5% बढ़ रहा है, तो मैं कहता हूं एक बार इनको जोड़ लीजिए। तो 5 5 कितना आ जाएगा? 10। और एक बार इनका गुणा करा दीजिए आपस में, तो 5 का 5 गुणा कराओ कितना आ जाएगा? 25। जो गुणा कराते हैं उसमें 2 अंक बाद दशमलव लगाते हैं, 2 अंक बाद दशमलव। अगर कुछ बचा है तो अगले वाले में जोड़ दिए, कुछ नहीं बचा तो यही दोनों जुड़ जाएंगे। तो 10.25% हमारा आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर किस पर लिखा है? बी ऑप्शन में लिखा है। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी तरीका आपको समझ में आ गया होगा। ये बढ़िया सवाल था। 5% 2 बार बढ़ेगा तो टोटल आएगा 10.25% आएगा। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे चलें। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। उम्मीद करते होंगे कि आपको बढ़िया से समझ में आया होगा पहला सवाल। अगला सवाल आइए, कह रहा है एक गोदाम में 540 कार्टन पंक्तियों में रखे हैं। प्रबंधक कम से कम कार्टन जोड़कर उन्हें एक पूर्ण वर्गाकार बना रहा है। एक पूर्ण वर्गाकार मतलब वर्ग, समझिए कि वर्ग बन जाए संख्या, लेआउट में व्यवस्थित करना चाहता है, तो कितने कार्टन जोड़ने होंगे? कुल मिला के आप पूरे सवाल को समझने की अगर प्रयास करें तो पूरे सवाल में ये लिखा है कि 540 कार्टन है, उसमें कौन सा एक ऐसा कार्टन, कितने कार्टन और मैं जोड़ दूं कि जाके एक पूर्ण वर्ग बन जाए। क्या बन जाए? एक वर्ग का निर्माण हो जाए, वर्गाकार। तो आप बताइए 540 में मैं क्या जोड़ दूं कि वर्ग बन जाए? 540 के आसपास वर्ग किसका होता है? 24 का वर्ग होता है, 576 होता है कि नहीं होता है? तो अगर आप ये भी देख सकते हैं कि 18 जोड़ेंगे तो क्या वर्ग बनेगा, 54 जोड़ेंगे तो क्या वर्ग बनेगा, 60 जोड़ेंगे तो क्या वर्ग बनेगा, ऐसे करके भी चेक कर सकते हैं। तो किसी पे नहीं बनेगा, ऑप्शन सी पर बनेगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि जैसे ही मैं 540 में मैं 36 जोड़ूंगा तो ये 576 बन जाएगा, 576 बन जाएगा। और 576 किसका वर्ग है? ये 24 का वर्ग। किसका वर्ग है? 24 का वर्ग है, 24 का वर्ग है ये। तो बाद में समझ में आ गया कि 540 में आपको 36 कार्टन जोड़ने पड़ेंगे कम से कम, तो ये
आपका एक पूर्ण वर्ग का निर्माण कर देगा, और वर्ग बन रहा है 576 में, जो कि ऑप्शन नंबर किस पर है मेरे, डी पर है। क्या यह सवाल आपको समझ में आया बेटा? लैंग्वेज बड़ी इसकी लिखी है, लेकिन सवाल बहुत आसान सा है कि 540 में एक तरीके से समझिए कि क्या जोड़ दें कि वर्ग बन जाए, और छोटी से छोटी। तो मैं कह रहा हूं अगर आपको वर्ग याद है तो भी बन जाता। आप याद करिए, आपके पास 24 है, 24 को जैसे 25 का होता है 625, तो ज्यादा हो रहा है, 540 के आसपास होता है, 576 होता है, क्योंकि 40 से आगे जाना है। तो 76 है, 540 से मतलब 36 कम पड़ रहा है, 36 जोड़ दीजिए, 576 स्क्वायर बन जाएगा 24 का, और यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा। आइए प्रश्न नंबर 3 लेते हैं। एक छात्रा ने 4 परीक्षाओं के औसत अंक 68 प्राप्त किया। 4 परीक्षाओं में उसके औसत अंक कितने हैं? 68 हैं। कह रहे 5वीं परीक्षा में उसने कितने अंक प्राप्त करने होंगे ताकि उसका औसत 72 हो जाए। अब ये सवाल बनाने के 2-3 तरीके हैं। ठीक है, मैं आपको एक बेहतरीन मेथड सिखाता हूं, आपका दिल खुश हो जाएगा मेथड देख करके। एक हम मेथड का नाम देते हैं तीर वाला तरीका। इसमें क्या करते हैं, आप देखिएगा, ध्यान समझिएगा बेटा प्लीज, आपको बहुत मजा आ जाएगा इस तरीके को सीख के। आप कह रहे हो कि 4 आपने परीक्षाएं दी, 4 परीक्षा में आपका औसतन अंक कितना आया? 68। आपने 5वीं परीक्षा दी, तो टोटल कितनी परीक्षा हो गई है? 5। तो आपका औसत बढ़ के कितना हो जाता है? 72 हो जाता है। तो वही कह रहा है कि बताओ 5वीं पारी और 5वीं परीक्षा में आपने कितने अंक लाए होंगे। तो एक तरीका तो ये कहता है कि 4 का गुणा 68 में करा दो, यहां योग आ जाएगा। फिर 5 गुणा 72 में करा दो, यहां योग आ जाएगा। 4 में 5 वालों घटा दोगे तो 5वीं परीक्षा के अंक आ जाएंगे। लेकिन इसमें गुणा कराओ फिर घटाओ, ये टाइम नहीं। मैं एक तीर वाला तरीका सिखाता हूं हमेशा बच्चों को। क्या आप हमेशा तीर कहां की ओर लगाओ? नीचे की ओर, दोनों तरफ। तो 68 से 72 हुआ, कितना बढ़ा? +4। ये 4 से 5 हुआ, कितना बढ़ा? +1 बढ़ा। ये हर जगह लग जाएगा जब कभी ऐसा सवाल होगा। यहां +1 बढ़ा। ये जो 1 आता है इधर वाले को, बगल वाले को छोड़ के इसमें गुणा होता है, और इस 4 का बगल वाले को छोड़ के इसमें गुणा होता है। कैलकुलेशन से आप बच जाओगे। 1 का गुणा मैं 68 में कराऊंगा तो 68 का नंबर 68 आएगा। 4 गुणा 5 में कराऊंगा तो 4 पंचे 20 आएगा। तो कितना एक्स्ट्रा आ रहा है मेरे पास? 6 2 8 आ जाएगा, 88 आ जाएगा। तो आपने 5वीं परीक्षा में कितने अंक प्राप्त किए हैं? 88 अंक प्राप्त किए, जो कि ऑप्शन नंबर किस पे लिखा है? बी ऑप्शन में लिखा। क्या ये मेथड आपको मजा आया? ये जो मैंने आपको मेथड बताया, क्या ये आपको समझ में आया बढ़िया से? बहुत ही अच्छा मेथड है ये तीर वाला तरीका, कि यहाँ 4 का 68 था, 5 का 72 हो गया, तो तीर नीचे की ओर दोनों में लगाओ। ये 68 से 72 हो गया +4, ये 4 से 5 हुआ तो +1। इसको बगल वाले छोड़ के अगले वाले गुणा, इसमें इस बगल वाले को छोड़ के इसमें गुणा, दोनों प्लस के हैं तो जुड़ के ये आंसर आ गया। 5वीं जो एक्स्ट्रा है ये आ गया। बाकी आप चाहते तो इसको बेसिक से बना सकते थे, बेसिक से बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी बेटा। आप चाहोगे तो इसको बेसिक से बना देंगे, देख लीजिए बेसिक से कैसे बनाएंगे। बेसिक में ध्यान देना कि 4 पारियों के 68 है, तो 4 पारी है, 4 पारी में उसने 68 का औसत है। फिर 5 पारी में उसके 72 का औसत हो जाता है। तो बस चले 4 का योग निकाल लो, 4 बटे 32 की 2 हो जाएगा, 3 हंसे चला जाएगा, 4 6 24 3 27 हो जाएगा, तो 272 अंक आ गए। अब इसमें 5 का निकाल लीजिए, 5 72, तो 5 दूनी 10, 5 7 35 36, 360 आ जाएगा। अब इन दोनों का आप डिफरेंस निकाल लीजिए। भाई 4 परीक्षाओं में टोटल 272 है, 5 परीक्षाओं में 360 है, यही तो होता है संख्या गुणे औसत बराबर योग आ रहा है ये। अब 5वीं परीक्षा में, तो 4 परीक्षा में 5 परीक्षा गए तो 5वीं परीक्षा आ जाएगी आपकी, और 360 में आप 72 को घटा लीजिए, इसका डिफरेंस निकाल लीजिए, 88 ही आ जाएगा। यही आपका आंसर आ जाएगा। तो गुणा करा के भी घटा सकते हैं, वहां से भी आंसर आ जाएगा। लेकिन सॉरी, लेकिन अगर ये आप तीर वाला तरीका सीख गए ना, तो ये बहुत अच्छे से, जैसे मान लो यहाँ 29 होता, यहाँ 89 होता, यहाँ 30 होता, यहाँ 73 होता, तो थोड़ा सा गुणा कराना थोड़ा कठिन हो जाता, बड़ी डिजिट होती। लेकिन तीर वाला तरीका आपको बहुत आसान कर देगा सवाल को। ठीक है ना, तो नोट कर लीजिएगा इसको भी। बाकी आप बेसिस से जानते थे, बेसिस मैंने बता दिया कितना आएगा। ठीक है, 4 पारियों को टोटल निकाल लो, 5 पारियों को टोटल निकालो, 5 पारियों में 4 पारी घटा दो, तो आपकी 5वीं परीक्षा, सॉरी परीक्षा है तो परीक्षा है ना, पारी है तो क्रिकेट में पारी में सवाल बनता है, तो पारी में देगा, परीक्षा है तो 4 परीक्षा का निकाल लीजिए, टोटल 5 परीक्षा का निकाल लीजिए, 5 परीक्षाओं में 4 परीक्षा घटा दीजिए, 5वीं परीक्षा आपकी आ जाएगी। क्लियर है बेटा? अगले सवाल पे चलें, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक बैग की कीमत में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 10% की कमी की जाती है, तो कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि क्या है? अब ये भी चाहिए ना, तो जो मैंने आपको जीएसएम कह रहा हूं, मैंने आपको जो भी सक्सेसिव बताया था वहां से ये सवाल बन जाएगा।
अगर आप 100 से समझना चाहें तो ये 100 से बन जाएगा, रेशियो समझना चाहें तो रेशियो से भी बन जाएगा। मैं पहले 100 से समझा देता हूँ, डिजिट आसान है तो 100 समझ लीजिए। मान लीजिए कि पहले बैग की कीमत 100 रुपए रही होगी, 20% बढ़ा होगा तो कितना हो जाएगा, 120/100 हो जाएगा। ठीक है ना, 10% कम हो गई है, 10% कम करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 90/100 हो जाएगा। ये 100 से क्या हो जाएगा, खत्म। ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कटेगा। 12 गुणा 9 कराएं कितना आ जाएगा, 108। 12 नहीं है 108। तो ये 100 से कितना ज्यादा, आपने शुरुआत में कितना माना था, 100, अब ये कितना आ रहा है, 108। तो कितना ज्यादा है भैया, 8% अधिक आ रहा। कितना आ रहा है, 8% की वृद्धि हो जाएगी। कितने परसेंट की, 8% की। तो कौन से ऑप्शन में दिख रहा भैया, सी ऑप्शन में मेरा आंसर है। भाई हमने 100 माना, पहले 20% बढ़ा तो 120/100, अगली बार 10% घटा तो 90/100। 100 से 100 खत्म हो गया, डबल जीरो से ये कट गए ऊपर वाले दोनों के। 12 गुणा 9 में करा 108 आया, तो अब 108 होगी बैग की कीमत। पहले कितनी हमने मानी थी, 100, तो कितना परसेंट बढ़ गया, 8%। यही सवाल को जो मैंने बता रहा था कि सक्सेसिव से आप कैसे सीख सकते हैं, लेकिन सक्सेसिव में थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। यहाँ प्लस माइनस चल रहा है, पहले 20% बढ़ रहा है, ध्यान दीजिएगा, 20% बढ़ेगा तो प्लस हो जाएगा, पर अगली बार 10% कम कर रहे हैं तो माइनस का 10% हो जाएगा। प्लस माइनस घटता है तो एक बार लाभ एक बार हानि, तो दोनों को एक बार बढ़ा फिर घटा, तो 10 में 20 जाएगा। भाई एक बार इनको जोड़ते थे तो प्लस के तो जुड़ जाएंगे, लेकिन ये प्लस का है माइनस को, तो यहाँ कितना आ जाएगा, घट के 10%। एक बार इनका गुणा करा दीजिए आपस में, 10 और 20 से गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा, 200। लेकिन प्लस का माइनस में गुणा कराओगे तो यहाँ माइनस आएगा, क्लियर है। और बटे में 2 अंक बाद क्या लगा देते, इसमें दशमलव। जैसे मैं 2 अंक बाद दशमलव लगाऊंगा तो जीरो कोई मतलब रह नहीं जाएगा, तो 10 में 2 चला जाएगा तो कितना परसेंट आ जाएगा, 8% आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर हो गई आपको। एक बार जोड़ना है, एक बार गुणा कराना है। यहां जोड़ने पर क्यों कम हो रहा है, जुड़ क्यों नहीं रहा 20 10 30, क्योंकि ये भैया प्लस का और ये माइनस का, तो इनको जोड़ोगे, 20 में 10 जोड़ोगे माइनस का तो 10 आएगा, और 20 में 10 से गुणा कराओगे 200 आएगा, लेकिन प्लस माइनस से गुणा होगा तो यहाँ माइनस आता है, और 2 अंक बाद दशमलव लगाए तो जीरो की वैल्यू खत्म, 10 में 2 चला गया, कितना आ गया, 8% आ गया। इसी सवाल को आप रेशियो से भी बना सकते हैं, जो बच्चा चाहे तो इसी सवाल को एक लाइन में रेशियो से भी बन सकता है। कई बच्चे रेशियो भी सीख लेते हैं, रेशियो से बनाने के चाहो तो आप रेशियो से बना लोगे। कह रहा 20% की वृद्धि होती है, तो 20% का मतलब आप समझते हैं क्या होता है, 20% का मतलब होता है 1/5, और अगली बार 10% की कमी हो रही है, तो 10% की कमी का मतलब कितना होता है, 1/10 होता भैया। तो ये बढ़ रहा है तो ये हो जाएगा 5 से आपके पास 6, ये घट रहा है तो ये 10 से कितना हो जाएगा, 9। बस इनका गुणा करा लो, 10 बना 50 और 9 छक्का कितना आ जाएगा, 54। तो 50 से 54 हुआ तो कितना बढ़ गया, 4। कितने पे बढ़ा, 50 पे, इंटू 100 कर दीजिए। 50 दूनी कितना हो जाएगा, 100, और 4 दूनी 8%। ये आंसर आ गया रेशियो से। तो किसी भी तरीके से आप सवाल लगाओ, बहुत सारे तरीके होते हैं सवालों को बनाने के। ये मैंने पहले 100 से समझाया, फिर ये मैंने सक्सेसिव वाला मेथड समझाया, और फिर बाद में ये मैंने जो मेथड नंबर 3 दिया कि आप इसको रेशियो से भी बना सकते थे। तो आपको जो तरीका आसान लगे, बच्चों को 100 लगता है तो 100 से बना सकते हैं। ये वाले तरीके को अगर आप सीख जाए तो बहुत जल्दी बन जाता है सवाल, लेकिन इसमें थोड़ा माइनस प्लस के बाद ध्यान देना होता है। जैसे प्लस होते हैं, दोनों को जोड़ के दोनों गुणा कर दो, प्लस माइनस है तो प्लस में माइनस जुड़ेगा तो घटेगा ही प्लस में माइनस। तो 20 में 10 चला गया 10, दोनों गुणा कराया 200, 200 में 2 अंक बाद दशमलव 2। अब ये माइनस कहां से आ गया बीच में, क्योंकि प्लस का माइनस में गुणा कराएंगे तो माइनस आएगा, और प्लस का प्लस में गुणा होता है तो प्लस आता है। उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा। मैंने 3 तरीके से सवाल को आपको बताया। ठीक है बेटा, अगले सवाल पे चलें, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। बढ़िया से आपको समझ में आ रहा होगा, बस इसी तरीके पढ़ते रहिए और नोट डाउन करते जाइए हर एक सवाल को। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। एक आयताकार पार्क 45 मीटर लंबा है और 28 मीटर चौड़ा है, तो पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करो। और कैसा पार्क है, आयताकार, आयताकार पार्क है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, आयत का क्षेत्रफल होता है भैया लंबाई इंटू चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है आपके पास लंबाई इंटू चौड़ाई। तो क्षेत्रफल तो निकालना है, लंबाई आपको दी है कितनी भैया, 45, और चौड़ाई कितनी दी है, 28। अब आप इसमें ध्यान से देखें ना, तो ये 4 से कटने वाला चाहिए, 45 मतलब 9 से कटने वाला भी चाहिए, तो 9 से कौन कटेगा, 4 3 7 1 8 ये नहीं कटेगा, 4 4 8 1 9 ये कट सकता है, 6 5 11 1 12 ये नहीं कटेगा, 6 2 8 1 9 ये कट सकता है, 4 से ये भी कट जाएगा, 4 से ये भी कट जाएगा, 7 से कटने वाला 7 दूनी 14 ये नहीं कटेगा 7 से, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, यही ऑप्शन होगा मेरा आंसर 1260। क्लियर है।
आप गुणा करा लीजिएगा, 1260 ही आएगा। बाकी मैंने चेक कर लिया था कि 7 आएगा 28 में, 28 7 से कटता है, तो दो ही ऑप्शन बचे थे मेरे पास, एक तो ये बचा था, एक तो ये। 7 से नहीं कटता तो आंसर हो नहीं सकता, तो फिर यही मेरा आंसर होगा, ये 7 से कट जाएगा। बाकी आप गुणा करा लीजिएगा, आराम से आ जाएगा। 45 8 आप गुणा करा 360 हो जाएगा, जीरो लगा दे, 45 दूनी 90 हो जाएगा, जोड़ दीजिएगा तो 1260 के आसपास आपका आंसर आ जाएगा। 1260 क्लियर है। गुणा आप करा सकते हैं आसानी से, लेकिन मैं कहता हूं ना गुणा के हमेशा बचो। जैसे मैंने देखा 45 में 9 था, तो पहले मैंने 9 से चेक किया, 9 से चेक किया तो दो ऑप्शन कट गए, ये नहीं कट रहा 9 से, और एक ऑप्शन ये नहीं कट रहा था 9 से, दो ऑप्शन हट गए, दो ऑप्शन बचे, ये भी 9 से कट रहा था, ये भी 9 से कट रहा था। फिर मैंने कहा क्या चेक करें, तो मैंने देखा 28 7 से कटता, 7 चौको 28, तो 7 से कटने वाला भी आंसर होगा, 7 से भी कटेगा, तो 7 से ये नहीं कट रहा तो ये भी आंसर हट गया, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा, मेरा आंसर आ गया। मुझे गुणा नहीं कराना पड़ेगा। बाकी आप गुणा भी करा सकते हैं, आसान है, कोई इतनी कठिन चीज नहीं है। आगे बढ़े बेटा, आसान सा सवाल था। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। नई नई चीजों को सीखते रहा करिए, इससे कैलकुलेशन है, यूनिट डिजिट है, कैसे गुणा करते हैं, कैसे चेक करते हैं ऑप्शन, ये सब चीजें नई नई आप सीखते रहा करो, ठीक है बेटा। अगले सवाल पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां है, रोहन 240 मीटर की दूरी को 3 मिनट में दौड़ता है, 240 मीटर की दूरी को 3 मिनट में दौड़ता है, जबकि समीर 350 मीटर की दूरी को 5 मिनट में दौड़ता है, उनकी गति का अनुपात बताओ। अच्छा, गति क्या होती है आपको पता होगा, चाल बराबर दूरी बटा समय फार्मूला होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। आपने फार्मूला पढ़ रखा होगा कि हमारे पास होता है चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, पता है आपको, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी और समय दिया तो दोनों की स्पीड निकाल सकते हैं, तो दोनों की स्पीड का रेशियो में निकालना, तो क्या दिक्कत है, आसानी से कर लीजिए। एक बार 240 मीटर जाता है तो ये दूरी हो गई, कितने समय में, 3 मिनट में। अगला वाला ले लीजिए अनुपात करके, अगली बार 350 मीटर जाता है, कितने मिनट में, 5। बस इनको काट लीजिए, आसान, देखो जीरो से अनुपात में सामने सामने कट जाएगा, जीरो से जीरो चला गया, 3 से 24 काट दो, 8 बार में कट जाएगा, और 5 से 35 कट जाएगा 7 बार में, तो 8:7 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर मेरे किस पे लिखा भैया, ए ऑप्शन में लिखा। किस ऑप्शन में, ए। तो ये बहुत ही आसान सवाल था। हमको दूरी दे रखा था और समय दे रखा था, तो दूरी और समय की मदद से मैंने चाल निकाल ली, और दोनों की चालों का अनुपात ही पूछा, ये पूछा गति का अनुपात ज्ञात करो, तो दोनों की गति निकालने के लिए अनुपात लगा दिया। आप काटते 380 बार में कटता, 3 से 5 से काटते 70 बार में, बाद में जीरो कट जाता, बात वही है। मैंने पहले जीरो काट दिया, आमने सामने जीरो है तो जीरो इसका और जीरो से कट गया, 324 काट दिया, 5 से 35 काट दिया, और मेरा आंसर आ गया। क्लियर है बेटा। अगले सवाल पे चले, अगला क्वेश्चन लेते हैं। उम्मीद करते हैं आपको बढ़िया से समझ में आ रहा होगा और आप अपनी तैयारी को एकदम जबरदस्त तरीके से मजबूत कर रहे होंगे डे बाई डे, ठीक है। आगे बढ़िए, आइए। कह रहा है एक बढ़ई है, एक लकड़ी की मेज को 9 दिनों में बना सकता है, जबकि उसका सहायक, कोई हेल्पर है उसका, कोई सहायक है, उसी मेज को 18 दिनों में बना सकता है। यदि वे मिलकर काम करें तो एक मेज को पूरा करने में उन्हें कितना समय लगेगा। तो सिंपल सी बात है, सवाल टाइम एंड वर्क का सवाल है, बहुत आसान है। कह रहा है एक बढ़ई है, तो एक मान लेते हैं कि मालिक है, बढ़ई को बड़ी सी 20 से मान लो कि ये बी हो गया, बढ़ई हो गया। ये पूरे काम को कितने दिन में कर देता है भैया, 9 दिन में। उसका सहायक हेल्पर, सहायक को एस से मान लो, सहायक कितने दिन में कर देता है, 18 दिन में कर देता है। तो पहले टोटल वर्क निकाला जाता है। टोटल वर्क कैसे आता है, इन दोनों का लासापा ले लो, 18 और 9 का लासापा तो 18 ही आएगा। अब दोनों की क्षमता निकाल लो, ये 18 काम कर रहा है 9 दिन में, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम, 9 दूनी 18। ये 18 काम एक दिन में करता है, तो 18 दिन में 18 काम, तो एक दिन में एक काम करेगा। क्या बात समझ में आ गया। तो इसकी बी की क्षमता, बढ़ई की क्षमता 2 आ गई और सहायक की क्षमता 1 आ गई, मतलब ये 2 काम करता है, ये 1 काम करता है। कह रहा दोनों मिलकर करें, तो काम तो भैया हमारे पास 18 है, अगर दोनों मिलकर करेंगे तो ये 2 काम करेगा, 1 काम करेगा, दोनों मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में 3 काम होगा। तो 18 काम करने में उन्हें कुल कितना दिन लगेगा भैया, 6 दिन लगेगा। कितना दिन लगेगा, 6 दिन लगेगा। बात समझ में आ गई। तो बहुत आसान था, ऐसे सवाल तो आप आसानी से बना लेते होंगे, लेकिन जो मेरे भाई पहली बार पढ़ रहे होंगे तो हो सकता है उनको थोड़ा सा समझने में टाइम लग रहा हो, लेकिन आप आसानी से धीरे धीरे चीजें पढ़ते जाइए, तो आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आती जाएंगी। उसके लिए आप चिंता मत करिए, आपको सब चीजें धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी, ठीक है बेटा। तो जो भी मेरे नए भाई जुड़े होंगे, नए बच्चे हैं जो कभी नहीं पढ़े होंगे, तो उनके लिए पूरा बेसिक समझा रहा हूँ, ठीक है, समझते जाए। बाकी जिनकी तैयारी है, जिन्होंने पढ़ रखा है, तो आराम से अपने प्रैक्टिस को मजबूत करते रहे, देखते रहे कितने नंबर आपके डेली टेस्ट में आ रहे हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। कह रहा है 6 संख्याओं का औसत 24 है,
इनमें से 5 संख्याएं, एक 20 है, एक 22, 25, 27 और 26 है। छठी संख्या ज्ञात करो। फिर वही है कि 6 संख्याओं का औसत दिया तो मैं 6 संख्याओं का योग निकाल लूं, फिर 5 संख्याओं का संख्याएं दी, पांचों संख्याओं को जोड़ के 6 संख्याओं के योग में घटा दूं तो मेरी छठवीं संख्या आ जाएगी। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो सभी के यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो मैं यूनिट डिजिट से लगाऊंगा, पूरा नहीं जोड़ूंगा, टाइम लगेगा मुझे। तो मैं कह रहा हूं पहले योग निकाल लो। तो 6 संख्या है और सभी कितनी कितनी है, 24 24। तो 24 इंटू 6 करिए, कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा। आ जाएगा 144 आ गया। ये 6 संख्याओं का योग है भाई, ये तो है 6 संख्या, ये औसत, तो ये क्या आ गया, 6 संख्याओं का योग। अगर इसमें 5 संख्याओं का योग घटा दें तो छठवीं संख्या आ जाएगी। तो मैं क्या कह रहा हूं, कोई भी संख्या हो, यहाँ पे कोई भी संख्या घटानी, उसका यूनिट डिजिट लास्ट वाला घटा दीजिए तो मुझे पता चल जाएगा लास्ट में क्या आएगा। यहाँ पे लास्ट में क्या आएगा, ये वाला अंक निकाल लेते हैं। तो लास्ट वाला अंक निकाल लीजिए। इसके लास्ट में क्या है भाई, ध्यान से देखना, इसके लास्ट में क्या है, 0। इसके लास्ट में क्या है, 6। 6 7 कितना हो जाएगा, 13। 13 5 18, 18 2 20, और 20 का क्या आ जाएगा, 0। तो लास्ट वाला अंक जो आएगा यहाँ 0 आएगा। और जब आप 4 में 0 को घटाएंगे तो 4 ही आएगा लास्ट में। कुछ भी आंसर आए लेकिन उसके लास्ट में 4 आएगा। और 4 कौन से ऑप्शन में, सिर्फ एक ऑप्शन है मेरे पास 24 में, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, क्या आपको समझ में आ गया? मैं पूरा नहीं जोड़ रहा है, जोड़ने में मैं क्यों टाइम वेस्ट करूं। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है मेरा बेटा? बात आपको समझ में आनी चाहिए, बहुत अच्छा तरीका आपको सिखा रहा हूं। मैं कह रहा हूं पूरी 6 संख्याओं का योग निकाला, 5 संख्याओं को जोड़ के तो घटाना है, तो 5 संख्या का लास्ट वाला अंक बस जोड़ लो ना, लास्ट वाले अंक को जोड़ के रख दो। अब लास्ट में घटा के देख लो क्या आएगा, क्योंकि सबके अलग अलग है लास्ट वाला अंक, जो आएगा मेरा वही आंसर हो जाएगा। तो मैंने सबको जोड़ा था, जोड़ने पर 20 आ रहा था लास्ट में, तो 20 का मतलब लास्ट में क्या आया, 0। तो मैंने 0 ले लिया, 4 में 0 घटाएंगे तो 4 आएगा। बाकी आप सभी को आप जोड़ भी सकते हैं, टोटल अगर आप जोड़ेंगे 20 है, वो 22 है, 25 है, 27 है, 26 है, तो ये 25 हो जाएगा, 22 और 20 कितना हो जाएगा आपका, 42, 25, 27, 26, 25, 25, 50 हो जाएगा, 75 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा टोटल 120। कितना आ जाएगा, 120। तो 144 में आप 120 घटा दीजिए, ये लीजिए, तब भी आप कितना आ जाएगा, 24 आंसर आ जाएगा। तो बात वही ना, आप लास्ट वाला अंक निकालिए ना, क्यों जोड़ने में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। समझ गए मेरी बात को अच्छे से बेटा? अगले सवाल पे चलें, बढ़िया समझ में आ गया होगा। अगले सवाल लेते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ चुके। कह रहा नेहा ने 3 वर्ष के लिए 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर बैंक में 8,000 रुपए जमा किया। 3 वर्ष के अंत में उसे कुल कितनी राशि प्राप्त होगी? कुल कितनी राशि प्राप्त होगी, मिश्रधन पूछा है आपसे। क्या पूछा है, मिश्रधन। अच्छा, मिश्रधन के बारे में आप जानते हो मिश्रधन क्या होता है? हम जानते हैं कि मिश्रधन बराबर क्या होता है। ध्यान समझिएगा, बेसिक चीज समझा रहा हूं जो मेरे नए भाई होंगे। मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज होता है। क्या होता है, मूलधन, एक मिनट, इसमें होता मूलधन प्लस ब्याज होता है। मतलब ये समझिए, बेसिक चीज समझिए कि मान लो आपने बैंक से 5,000 रुपए उधार लिया और आपको 1,000 रुपए ब्याज लग गई 1 साल में या 2 साल में, जो भी है। तो 5,000 आपने उधार लिया था, 1,000 आपका ब्याज लग गया, तो टोटल बैंक को कितना लौटाओगे आप, 6,000, क्योंकि जो पैसा लिया तो वो भी लौटाना पड़ेगा प्लस ब्याज लौटानी पड़ेगी, तो टोटल आप 6,000 लौटाओगे। तो ये 6,000 जो लौटा रहे हैं वही मिश्रधन है। तो अगर मूलधन मुझे पता है 8,000, अगर मैं इसका ब्याज निकाल कर जोड़ दूं तो मेरा मिश्रधन आ जाएगा। एक तरीका तो ये है, और एक परसेंट से भी बनता है कि आप परसेंट निकाल के नीचे रख दो, जिसका चाहिए वैल्यू उससे गुणा करा तो भी आंसर आ जाएगा। तो मैं आपको दोनों सिखाता हूं, आप ध्यान समझिए। पहले मैं सिखाता हूं आपको फार्मूला जो आप सीखते आ रहे हैं। एसआई बराबर क्या होता है, पीआरटी बटे में 100 होता है। भैया मेरी बात समझ पा रहे हैं भैया? ठीक है, तो आप पहले ब्याज निकाल लो, कितना ब्याज लगेगा 3 साल में। तो आपने 8,000 पैसा लिया है उधार, दर कितने परसेंट का टैक्स लग रहा है आपको, 5% का। कितने साल के लिए आपने पैसा लिया, 3 साल के लिए। बटे में आपने क्या कर दिया, 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे। अगर मैं देखूं तो यहां बचा है 80, 8 पंचे 40 और 4 तियां 12, कितना आ जाएगा, 1,200 रुपए आपको ब्याज लगेगा। कितना ब्याज लगेगा, 1,200 रुपए आपको ब्याज देना पड़ेगा बैंक को। 1,200 रुपए ब्याज आपको, 1,200 रुपए ब्याज का मतलब है कि 1,200 आपको रुपए एक्स्ट्रा लौटाने पड़ेंगे। और आपने उधार कितना लिया था, 8,000 बैंक से उधार लिया था। 1,200 आप ये लौटाओगे, 8,000 आपको बैंक को और लौटाने जो आपने लिया था। तो टोटल आप कितना लौटाओगे, 9,200 रुपए लौटाओगे, 9,200। इसी को बोलते हैं मिश्र धन। जो पैसा आपने लिया है वो और प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज बराबर मिश्र धन। तो टोटल आप कितना लौटाओगे, 9,200, क्योंकि 8,000 ये उधार लौटाया,
1200 रुपए ब्याज लग गए 3 साल में, तो टोटल 9200 रुपए आपने लौटाया। उम्मीद करते हो समझ में आया होगा। इसी को एक तरीका मैं और सिखाता हूं कि आप एक तरीके से इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं, एक लाइन में सवाल बन सकता है। ध्यान समझिएगा, मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि मूलधन हमेशा 100% होता है। तो आप कह रहे हो कि 8000 उसने पैसा उधार लिया, मूलधन है ये, तो मूलधन अपने आप में कितना परसेंट हो गया भैया? 100%। ध्यान समझिएगा प्लीज, एक लाइन में समझ में आ जाएगा। तो 8000 ये मूलधन है, मूलधन हमेशा 100% होता है, तो जिसकी वैल्यू उसी का परसेंट लिख दिया मैंने, मेथड 2 नाम दे रहा है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि मुझे निकालना क्या, मिश्रधन। तो अगर मिश्रधन का परसेंट निकाल के गुणा करा दूं तो मेरा आंसर नहीं आ जाएगा। और मिश्रधन आता कहां से बेटा? मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन का परसेंट फिक्स होता है 100%, तो मूलधन का परसेंट तो फिक्स होता है। ध्यान से देखिएगा, ये मूलधन हो गया, मूलधन का परसेंट कितना होता है? 100%। अगर इसमें ब्याज का परसेंट जोड़ दूं और मूलधन प्लस ब्याज बराबर ही तो मिश्रधन होता है, मिश्रधन आ जाएगा यहां से। अगर इन दोनों को जोड़ दूं तो क्या आ जाएगा मेरा? मिश्रधन। अब ब्याज का परसेंट मिल जाए तो काम बन जाए। ब्याज कहां से आती है? दर गुणा समय से। दर कितना है आपका? 5%। समय कितना है? 3, तो 5 तिया 15% आपका ब्याज लगेगा। 100% पैसा है, 15% ब्याज, तो टोटल मिश्रधन कितना बन जाएगा? 115%। तो मिश्रधन 115% आ गए, यही आपको निकालना था। 115 का आप गुणा करा दो, आपका आसानी से परसेंट से ये परसेंट कट गया, डबल जीरो से ये डबल जीरो चले गए। 80 का गुणा आप 115 में करा दीजिएगा तो 9200 आपका आंसर आ जाएगा करेक्ट। एक लाइन में सवाल सोल्व हो जाता है। अगर ये चीजें आपको पहले से पता तो ये सब लिखना नहीं पड़ेगा, तो मैं आपको समझाने के लिए यहां पर लिख रहा हूं। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? बहुत अच्छे तरीके से मैंने मेथड 2 समझाया कि जिसकी वैल्यू दी है परसेंट नीचे रख दो और जिसकी वैल्यू निकालनी गुणा करा दो, एक लाइन में आंसर आ जाता है। क्लियर है? ये परसेंट से बनाते हैं सवाल और परसेंट से बहुत आसानी से सवाल बन जाते हैं। अगर आपको नहीं आता तो आपको मैंने ये तरीका भी सिखाया कि आप फार्मूले से भी सवाल को ऐसे बना सकते हैं। ठीक है बेटा, आसानी से इसको आप बना सकते थे। ठीक है, आगे बढ़े। उम्मीद करते होंगे आपको तरीके अच्छे लग रहे होंगे हमारे। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है एक जल शोधक 27 लीटर पानी का उपयोग करके, ध्यान समझिएगा, 27 लीटर पानी का उपयोग करके 18 बोतलें भरता है, तो ऐसी 30 बोतलें भरने के लिए कितने लीटर पानी की आवश्यकता होगी? तो ये तो बहुत आसान है, मुझसे ये कह रहा है, ध्यान समझिएगा, कह रहा है यदि आप 27 लीटर पानी लो, कितने लीटर? 27 लीटर पानी लोगे तो टोटल कितनी बोतलें भर दोगे आप? 18 बोतल। क्लियर हो गया? ध्यान समझिए जाइएगा। तो कह रहा है बताओ 30 बोतलें भरनी, मतलब बोतल दी है 30 बोतल, ये ऐसे बोतल के नीचे बोतल, पानी के नीचे पानी आ जाएगा। कह रहा 30 बोतलें भरने के लिए आपको कितना पानी लगेगा? तो मैं मान लेता हूं x पानी लगेगा, बात खत्म। क्या ये बात समझ में आ रहे हैं? अगर आप ये देख लो कि ये इसका कितना गुना है, ये इसका गुना है, तो ये भी उसका उतना ही गुना हो जाएगा। अगर आपको ऐसे भी नहीं पता तो बराबर का मतलब क्या होता है? तिरछा गुणा करा लीजिए तो भी आपका आंसर आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तिरछा गुणा करा के तो भी आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट नहीं सोच पा रहे हैं अगर, तो देखो 30 का गुणा इसमें हो जाएगा, 18 गुणा इसमें, ये हो जाएगा 18 इंटू एक्स, मतलब 18x। समझ गए मेरी बात को? और इसका गुणा मत करें, लिखा रहने दो, 30 इंटू 27 हो जाएगा। ठीक है, अब आसानी से काट लो, जैसे 9 से कट जाएगा, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 2 से 30 कट जाएगा 15 बार में, 15 दूनी 30, तो ये x आ गया और यहां बचा है 15 और 3, तो 15 तिया 45। तो कुल कितनी बोतलें, कुल कितना पानी लगेगा? 45 लीटर पानी लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस पर लिखा है? बी पे लिखा। किस पर लिखा है? बी पे लिखा है। क्या है मेरी बात समझ गए आप? भैया 27 लीटर लेने के लिए 18 बोतलें, तो 30 बोतल भरने के लिए कितना लीटर पानी लगेगा? तो मैंने कहा x, भाई पानी के नीचे पानी रखेंगे, बोतल के नीचे बोतल, बीच में बराबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, x का मान निकाल लिया 45। और इसको शॉर्टकट में समझना चाहते तो और शॉर्टकट में समझ लीजिए, बहुत आसान हो जाएगा। कह रहा है 27 लीटर पानी लेने के लिए 18 बोतलें भरते हैं, मतलब मैं यदि 27 लीटर पानी ले रहा हूं तो 18 बोतलें भरती है मेरी, 18। मुझे कितनी बोतलें भरनी? ऐसे 30 बोतलें भरनी, जितनी बोतलें भरनी गुणा करा दी, ऐसे भी आ जाएगा सवाल। 9 से काट लो 2 बार में कट जाएगा, 9 से काट लो 3 बार में कट जाएगा, 2 से काट लो 30 को 15 बार में कट जाएगा, 15 इंटू 3 करा दो, कितना आ जाएगा? 45 लीटर पानी। तो कुल कितना आ जाएगा? 45। समझ गए? 27 बोतलों, 27 लीटर के लिए 18 बोतलें, तो 30 लीटर के लिए 45 बोतलें लगी आसानी से। ये तरीके भी समझ जाइए। इस तरीके में जो जहां देता है उसके नीचे वही रखते हैं। जैसे मान लो यहाँ पानी है तो पानी के नीचे पानी आएगा, बोतल है तो बोतल के नीचे बोतल ही आएगा। ये बात मेरी समझ में आ रही है? और जो चीज दोबारा नहीं पता, 2 बार पता, दोबारा नहीं पता, वहां एक्स मान के उसको सॉल्व कर लीजिए, आसानी से सॉल्व हो जाएगी।
क्या ये बात क्लियर है, आपको समझ में आ गई? अगले क्वेश्चन की चलें। क्वेश्चन नंबर ये हमारा 10 हो चुका है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे। आइए, आसानी समझ में आ रहा होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है दो संख्याएं 4:9 के अनुपात में हैं, यदि उनका महत्तम समापवर्तक मतलब मासापा 5 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। बहुत ही आसान सवाल, बहुत ही बेसिक सा, एकदम बिल्कुल आसान सा, इजी सा सवाल, लेकिन तब जब आपको कॉन्सेप्ट पता है तब। अगर कोई नया बच्चा पहली बार देख रहा है तो उसको लग रहा है भैया ऐसे क्यों बोल रहे। एक बात बताओ, आप चाहो तो इस सवाल को ऑप्शन से एक लाइन में लगा सकते हैं। कैसे मैं बताऊं? वो कह रहा है बड़ी संख्या ज्ञात करो। कौन सी संख्या बड़ी? अच्छा, बड़ी संख्या इन दोनों में कौन है? 9। तो जो भी आंसर आएगा 9 का मल्टीपल ही तो आएगा। 9 का मल्टीपल 9x आएगा, बाहर निकालेंगे तो 9 से ना ये कट रहा, 9 से ना ये कट रहा, 9 से ना ये कट रहा है, यही कट रहा है, 9 पाना 45, यही आंसर हो जाएगा, बात खत्म। लेकिन कॉन्सेप्ट भी सीख लीजिए, क्योंकि अगली बार अगर मान लो कोई कॉन्सेप्ट जरूरत पड़ गई, मान लो 9 से कटने वाले 2 ऑप्शन होते, मान लो 36 भी रखा होगा तो 9 चौको 36 भी कट जाता, तो सीख लीजिए। तो एक बात ध्यान समझिएगा, हमेशा मेरी बात को याद रखिएगा, ये जो मासापा देता है ना, इस मासापा को हम x का मान मानते हैं कि x का मान 5 है, मासापा को ही हम x मानते हैं। बात समझ में आ गया? जब कोई भी चीज अनुपात से बाहर निकलती है तो x में रहती है। जैसे मान लो ये लिखा है 3:2 लिखा है, तो इसको बाहर निकालोगे तो इसको 3x लिखेंगे, इसको बाहर निकालोगे तो इसको 2x लिखेंगे। क्लियर? तो इसी तरीके से ये लक्ष्य संख्या लिखिए 4x और 9x, इसको बाहर निकालोगे तो छोटी वाली संख्या 4x और बड़ी वाली संख्या 9x। ये छोटी संख्या छोटी है, ये बड़ी है तो बड़ी है। हमसे कह रहा बड़ी संख्या ज्ञात करो तो 9x का मान रख दे तो आंसर जाओ। और x क्या होता है? मासापा। जो मासापा दे वही x होता है, तो बस 5 उठा के रख दीजिए, 9 पाना 45। इसलिए मैं कह रहा था डायरेक्ट, इसलिए भी आंसर आ जाता है। ठीक है, तो कभी भी मासापा दे और पूछे ये संख्या ज्ञात करो, जैसे मुझे कहा बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या में x गुणा करा दो, बढ़िया जाएगी। छोटी पूछता है तो 5 चौको 20, छोटी संख्या हमारी क्या थी? 5 चौको 20 आ जाती है, लेकिन हमसे छोटी संख्या नहीं पूछी, बड़ी संख्या पूछी थी, तो बड़ी संख्या मेरी क्या जाएगी? 45। क्या क्लियर है मेरे बेटे? आसानी समझ में आ रहा होगा बेटा। अगले सवाल पे चलें भैया, अगले सवाल बढ़ते हैं भैया। आइए क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं। 12 नंबर सवाल है कि 100 का 48% भागे 24 गुणा 14 माइनस 7 गुणे 2 का मूल्यांकन करें। मतलब सरलीकरण का सवाल है, तो ये तो बहुत आसानी से लग सकता है, आसान है। ध्यान से बस समझते जाइएगा चीजों को कि सवाल कैसे लगेगा। ध्यान से देखिए, ये कह रहा है कि 100 का 48% निकाल लीजिए पहले। तो 100 का 48% निकालूंगा तो 48 ही आएगा, भागे 24 दिया मैंने 24 लिख दिया, इंटू 14 दिया 14 लिख दिया, माइनस ये 7 दूनी कितना बन जाएगा? लास्ट में जाके 14 बन जाएगा। ठीक, 24 दूनी कितना हो जाएगा? 48 गुणे 14 माइनस 14, 14 दूनी कितना हो जाएगा? 28, और 28 में आप 14 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस पर दिया है मेरे? डी ऑप्शन में दिया है। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? ऑप्शन नंबर किस पर दिया है? डी ऑप्शन। बहुत आसान था। 100 का 48% निकालोगे 48 आएगा, भागे 24 इंटू 14 माइनस 7 इंटू 2 है, तो 48 को 24 से भाग लगाएंगे 2 बार में, गुणे 14 लिखा, माइनस 14, 14 पहले गुणा हुआ, घटेगा नहीं। ठीक है बेटा, तो 14 दूनी 28 और 28 में 14 गया तो कितना आंसर आ गया मेरा? 14 आ गया। क्लियर है? 14। तो ये आसानी समझ में आ गया होगा। 12 नंबर सवाल आसान था और आपने आसानी से इसको बना लिया और सीखते चलिए हमारे साथ। ठीक है बेटा, अगले सवाल पे आ जाइए। कह रहा है एक रेलगाड़ी 150 किलोमीटर की दूरी को 3 घंटे में तय करती है, जबकि एक कार है 200 किलोमीटर की दूरी को 4 घंटे में तय करती है। रेलगाड़ी की गति और कार की गति का अनुपात ज्ञात करें। तो ये तो वही सवाल है, अनुपात ज्ञात करना है। और चाल कैसे आती है मैंने बताया था। चाल बराबर क्या होता है? स्पीड बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय, इंग्लिश में स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये चाल, स्पीड मतलब चाल, डिस्टेंस मतलब दूरी, टाइम मतलब समय। चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल ही तो निकालनी है। पहले कितनी दूरी ट्रेन जा रही है? 150 किलोमीटर। 150 किलोमीटर जाने में ट्रेन को कितना समय लगता है? 3 घंटे, तो ये 3 हो गया, भाग लगा देंगे तो स्पीड आ जाएगी। अनुपाती किस स्पीड निकालनी? कार की। कार कितने किलोमीटर जाती है? 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर कितने घंटे में? 4 घंटे में। तो इसको काट लेंगे तो यहां से आ जाएगा। बस काटना, आप चाहो तो सामने सामने अगर जीरो कट रहा है तो जीरो काट लो। ये जैसे ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा आसानी से। 3 से 15 काटो कितनी बार में कट जाएगा? 5 बार में। और ये 4 से 20 काटोगे तो भी कितने कट जाएगा? 5 बार में। अब 5 अनुपात 5, तो 5 से 5 भी कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा मेरा? 1 अनुपात 1 आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई?
1:1, जो कि ऑप्शन नंबर किस पर लिखा है, बी ऑप्शन में लिखा है। क्लियर है? तो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। चाल दिया था, सॉरी दूरी दी थी और समय दिया था। दूरी और समय की मदद से मैंने पहले ट्रेन की चाल निकाल सकते हो, फिर दूरी और मदद से कार की चाल निकाल सकते हो। दोनों की चाल 50-50 आएगी, आप काट लोगे, एक एक आ जाएगा। मैंने पहले 0-0 काट दिया आसानी से, क्योंकि इसका ये चाल हो गया, इसका ये चाल हो गया, काट दिया। 5:5 को काटा, 1:1। जैसे भी करना चाहो आप, अलग अलग निकाल के भी रखोगे, बाद में आंसर वही है। लेकिन क्यों लिखे बार बार, तो डायरेक्ट लिखिए और एक बार में डायरेक्ट काट दीजिए, डायरेक्ट आंसर आ जाए। क्लियर बेटा? अगले सवाल पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाइए। 1-4 पे है, कहा एक संख्या को, कोई संख्या एक संख्या को 4 से गुणा करके और फिर उसमें 6 घटाने पर 38 प्राप्त होता है, तो संख्या क्या ज्ञात करें, संख्या ज्ञात करें। तो ये तो आसान सवाल है। कह रहा कोई संख्या, एक संख्या मुझे नहीं पता, तो मैंने अपने मन से मान ली कि कोई संख्या क्या रही होगी, x को 4 से गुणा करा दीजिए इंटू 4, और गुणा कराने पर फिर उसमें 6 क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, तो -6 कर दिया। घटाने के बाद कितना प्राप्त हो जाता है, 38, तो बराबर 38 कर दीजिए। क्या दिक्कत है आपको? ये माइनस का 6 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, तो ये 4x हो जाएगा, और 38 में 6 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, माइनस उधर जाएगा, प्लस का 44। 4 से 44 को काट दीजिए तो x बराबर कितना आ जाएगा, 11। और x को ही आपने एक संख्या मानी, तो संख्या कितनी आ गई आपकी, 11, जो कि मुझे किस पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए पे दिख रहा है। क्या है बेटा, बात समझ में आई? कोई भी संख्या आपने x माना, फिर कह रहा उसमें 4 गुणा कराओ, मैंने 4 गुणा कराया, फिर कह रहा उसमें 6 घटाओ, तो मैंने 6 घटाया, और कह रहा बराबर 38 प्राप्त हो जाएगा, तो मैंने बराबर 38 लिखा। माइनस के 6 को मैं उधर भेज दूंगा, तो माइनस का 6 38 के पास जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, क्योंकि बराबर के इस तरफ उस तरफ संख्या भेजी जाती है तो अपना चिन्ह बदल देती है। ठीक है, तो 44 जाएगा, 44 को 4 से काटेंगे तो 11 आ जाएगा। 11 में संख्या आप चेक भी कर सकते हैं, जैसे 11 में 4 गुणा कराएंगे, 11 चौको 44, 44 से 6 घटाएंगे तो 38 आ जाएगा। ऑप्शन से भी कर सकते थे, आसानी से बन जाता। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आइए। आज का लास्ट सवाल, उम्मीद करते होंगे पूरा प्रैक्टिस सेट आपको बढ़िया समझ में आया होगा। एक लास्ट सवाल है हमारा, एडवांस से लिया है, एडवांस का है, एडवांस मैथ से। मैंने कहा था यहां से भी एक सवाल आ जाता है, एक दो सवाल। कह रहा दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती, दो भी समांतर रेखाएं हैं, उनको एक तिर्यक रेखा काटती है। एकांतर कोण का माप 125 डिग्री है, तो संगत कोण का माप ज्ञात करें। ध्यान रखिए, कभी भी दो समांतर रेखा है, समांतर या लंबवत जैसे बोल ये, अगर इनको कोई तिर्यक रेखा काट रही है, कोई भी तिर्यक रेखा अगर इनको काटेगी, तो इसका एकांतर कोण जितना ही होगा उसका संगत कोण भी उतना ही होगा। मतलब एकांतर कोण बराबर संगत कोण हो जाता है। कभी भी दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काट दे तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि जितना होगा एकांतर कोण, ध्यान सुनिएगा, एकांतर कोण बराबर ही होता है आपका संगत कोण। तो जितना एकांतर कोण होगा उतना ही संगत कोण होगा। तो एकांतर कोण आपको कितना दिया है, 125 डिग्री। कितना दिया है, 125 डिग्री। तो एक बात बताओ, संगत कोण भी कितना आएगा, 125 डिग्री ही आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस पर लिखा मेरे भैया, डी ऑप्शन में लिखा है, डी ऑप्शन में। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। क्लियर है? उम्मीद करते होंगे कि आपको ये बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा ध्यान से कि एकांतर कोण बराबर संगत कोण होता है जब एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काट दे। क्लियर है भैया? तो ये थ्योरी बेस्ड सवाल था। थ्योरी अगर आपको आती थी तो आप ये आसानी से सवाल को बना लेते। ठीक है, तो उम्मीद करते होंगे कि आपको टेस्ट नंबर हमारा 17 बढ़िया पसंद आया होगा। हमने बढ़िया से इसका लेवल भी सेट करके रखा, जिस लेवल में एग्जाम आता है उसी लेवल में हम एग्जाम को करा रहे हैं। उसकी चिंता आपको बिल्कुल भी नहीं भैया करनी है, क्योंकि जो हम करा रहे हैं एग्जाम में वही आएगा, आप उसकी चिंता बिल्कुल भी मत करिए। बस आप अपनी तैयारी को प्रैक्टिस सेट के माध्यम से मजबूत करते रहिए, डेली डेली टेस्ट बनाते रहिए, इनको देखते रहिए कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं या गलत हो रहे हैं, और कमेंट बॉक्स में जरूर अपना स्कोर हमारे साथ साझा करें। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने दोस्तों को भी अगर वीडियो अच्छा लगे, जो तैयारी कर रहे हो टीए की, अगले साल अगर आपको वर्दी लेनी है 2026 में वैकेंसी आएगी, और लगभग 2027 के आसपास ये फाइनल होगी, 2027 में जब भी होगी। तो अगर आपको टीए में परमानेंट आपको आर्मी में भर्ती होना है तो आपको बिल्कुल रेगुलरिटी के साथ मेहनत करनी होगी बेटा, क्योंकि आप नहीं करेंगे तो कोई और मेहनत कर रहा होगा आपकी जगह, तो वो आपकी सीट को ले जाएगा। तो आप बिल्कुल डेडिकेट होकर मेहनत करिए, आपके साथ हमारी पूरी टीम लगी रहेगी, ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे आप और हम मिलकर,
और एक दिन आप सफल जरूर होंगे। जय हिंद, जय भारत।